नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और सिंप्लीफिकेशन से हर एक एग्जाम में जो है क्वेश्चंस आता है, चाहे आप व्यापम की तैयारी करो, पीएससी की तैयारी करो, आईबीपीएस हो या रेलवे का एग्जाम हो, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग जो है रूट फॉर्म में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली सिंप्लीफिकेशन होता क्या है दोस्तों, किसी भी जटिल रूप को सरल रूप में व्यक्त करना ही आपका सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण कहलाता है। ठीक है, तो रूट फॉर्म में मुख्यतः जो 3 टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो कि जो है आप देख के ही सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट ट्रिकी क्वेश्चन है। उसके बाद जो है एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहले जो पहला फॉर्म है, ये तीनों फॉर्म में आता है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो जो सबसे पहला फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न में आता है, रूट पी अंडर रूट पी, फिर उसके अंडर में जो है रूट पी डैश डैश कहां तक गया रहता है, इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत काल तक। पी के जगह में यहाँ पे कुछ भी डेटा रहेगा, आपको पैटर्न समझा रहा हूं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ भी डेटा जैसे 5, 6, 7 कुछ भी ले लेंगे यहाँ पे, और इन्फिनिटी तक गया रहेगा वो डेटा। तब जो है तब की केस में जो पी होता है, यानी कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू रहेगी वही आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ के रूट 6 की बात करें या रूट 5 अंडर रूट 5 डैश 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 करके इन्फिनिटी यानी कि अनंत काल तक गई है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 5 ही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूं, यहाँ पे यहीं पे ले लेते हैं, जैसे कि इसको 8 बना देते हैं, अंडर रूट 8 डैश 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 कहां तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है। तब के केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। कोई सा भी डेटा रहे, आपको सिंपल देखना है कि ये इन्फिनिटी तक गया है या नहीं गया है। यदि नहीं गया है तब के केस में दूसरा केस होता है, रूट पी अंडर रूट पी डैश 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 कहीं पे एक जगह जाके रोक दिया है। यहाँ पे सीमा तो है लेकिन हमको नहीं पता है कि कहाँ पे जाके रोका गया है, हमको ये भी पता है कि अनंत काल तक नहीं गई है। तब के केस में आपको क्या सॉल्व करना है, जो भी संख्या दिया रहेगा पी के जगह में उसको पहले लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको रूट काउंट करना है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 रूट है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जैसे यहाँ पे सपोज 8 ही ले लेते हैं या 5 ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे पी के जगह में 5 है, ठीक है, पी के जहाँ पे दिख रहा है वो 5 है, तो इसका आंसर कैसे लिखना है, ये 5 पी के जगह में 5 यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपको रूट काउंट करना है, जैसे 1 2 3 रूट है, जितने भी रूट रहेंगे वहां पे क्या करना है, आपको 2 की घात 3 कर देना है। जैसे यहाँ पे रूट और ऐड कर देंगे, एक और रूट रहता तो 2 की घात 4 करते। अब सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 की घात 3 -1 इसी में करना है। ठीक है, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 5 नीचे में 2 की घात 3 करो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 8 आ जाएगा। और ऊपर में जो है 2 की घात 3 -1, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे जस्ट 1 कम कर देना है। आपको ये लॉजिक नहीं देखते रहना है, सिंपल नीचे में जो है रूट देखना है, उससे 1 कम कर देना, यानी कि क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। 5 7/8। ये यदि यहाँ पे 5 रहता तो 6 रहता तो भी सेम रहेगा, यहाँ पे पी के जगह में 6 हो जाएगा। रूट को काउंट करना है। ठीक है, अब सपोज यहीं पे 1 रूट मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, 1 रूट यहाँ पे मैं क्या किया, बढ़ा दिया। तब के केस में ये कहां तक गया है, इन्फिनिटी तक नहीं गया है, कहीं पे जाके रोक दिया गया है, हमको नहीं पता है कहां तक गई है ये डेटा। तब के केस में यदि मैं यहाँ पे 6 ले लूं उस बार, ठीक है, पी के जगह में सभी जगह में 6 है, रूट 6 अंडर रूट 6 डैश डैश करते कहीं पे जाके एक जगह पे रोक दिया गया है। तब के केस में क्या होगा, पी की यानी कि वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, रूट काउंट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 1 रूट बढ़ा दिया है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 4। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तब की केस में क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं 16, और 16 से 1 कम ऊपर में, यानी 6 से ही 15/16 आपका जो है रूट 6 यदि 4 बार दिया हुआ है तब की केस में वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई सा भी डेटा रहे दोस्तों, आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों पैटर्न देख लिए, एक तो इन्फिनिटी तक गया है, एक कहीं पे ले जाकर रोक दिया गया है। अब तीसरा वाला जो केस होता है वहां पे देखिए, इसको समझिएगा दोस्तों, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। आप क्वेश्चन में प्लस माइनस दिया रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस दिया है, रूट पी प्लस रूट पी प्लस इन्फिनिटी तक गया है। तब की केस में आपको क्या करना है, जो पी है उसको क्रमागत गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है वो मैं एक क्वेश्चन के तौर पे समझाता हूँ। सपोज हमारे पास है रूट 20 है, ठीक है, रूट 20 दिया हुआ है, प्लस अंडर रूट 20 इसके अंदर में और है, और प्लस अंडर रूट 20 दिया हुआ है। ये डैश 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 कहां तक गया हुआ है, इन्फिनिटी तक गया है। तब हमने क्या कहा था, पी को क्रमागत गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। क्रमागत गुणनखंड क्या होती है,
जैसे कि 20 को यदि हम तोड़े तो 4 गुणा 5 के रूप में तोड़ेंगे, 4 गुणा 5। यह क्रमागत गुणनखंड है क्योंकि यहाँ पे कोई भी गैप नहीं छूट रहा है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे 10 गुणा 2 के रूप में यहाँ पे तोड़ दिए तो ये क्या है, क्रमागत गुणनखंड नहीं है, यहाँ पे 8 का गैप आ जा रहा है, ठीक है। गैप नहीं आना चाहिए, वही क्रमागत गुणनखंड। जैसे 4 है तो 5, यदि यहाँ पे 30 होता तो 5 6 के 30, 5 और 6 में तोड़ते। यदि यहाँ पे 110 रहता तब 10 और 11 में तोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको साइन देखना है प्लस। जैसे यहाँ पे हम लोग तोड़ लिए क्रमागत गुणनखंड में 4 गुणा 5 तोड़े, ठीक है, 4 गुणा 5 में तोड़ दिए। अब यदि प्लस दिया है तो बड़ा वाला संख्या लेना है, माइनस दिया है तो छोटा वाला 4 को लेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन में 20 प्लस √20 प्लस √20 डेट इंफिनिटी तक गया है। पॉजिटिव डेटा जब भी रहेगा तो आपको बड़ी संख्या को ले लेना है, 5 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गई। यदि पॉजिटिव या निगेटिव साइन है तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं। सपोज यदि हमारे पास 110 है, इस बार माइनस से ले लेते हैं, ठीक है। 110 √110 माइनस √ जो है 110 है, ठीक है। ये आगे तक बढ़ा हुआ है रूट, डेट इंफिनिटी तक गया है। अब इसका आंसर आपको निकालना है, तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्रमागत गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। तो क्रमागत गुणनखंड में 110 को कैसे तोड़ सकते हैं, 10 गुणा 11 के रूप में तोड़ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप कौन सा 10 लेना है या 11 लेना है, ध्यान रखिएगा। आपका जो ऑप्शन रहेगा 4 ऑप्शन, वहां पे दोनों चीज रहेगा, 10 और 11 दोनों चीज रहेगा, ठीक है। आपको उसको ध्यान से लेना है। यदि निगेटिव साइन है तो छोटा डेटा यानी कि 10 को लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बिल्कुल इसको 2-3 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि कुछ ऐसा संख्या दे दिया गया इस पैटर्न में, प्लस माइनस वाला जो थर्ड केस है, यहाँ पे p की जगह में कुछ ऐसा वैल्यू दे दिया है जो इसको हम क्रमागत गुणनखंड के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे कि 2 साल पहले पीएससी मुख्य एग्जाम में जो है पूछा गया था क्वेश्चन, √3 प्लस √3 प्लस √3 डेट इंफिनिटी तक गया था। अब उसको पूछ दिया था इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे, तब की केस में क्या करते हैं उसको देखते हैं, जब क्रमागत गुणनखंड के रूप में न टूटे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आया था √3, ठीक है, प्लस √3 प्लस √3, ये कहां तक गया है, डेश इंफिनिटी तक गया है। इसका हमको क्या निकालना था, आंसर निकालना था। ये पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। अब मैंने कहा था जहां भी प्लस माइनस है और इंफिनिटी तक गई है कोई संख्या तो उसको क्रमागत गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। लेकिन अब 3 को क्रमागत गुणनखंड पे तोड़ सकते हैं क्या, यदि हम 0.5 डेटा लें, पॉइंट में भी हम उसको क्रमागत गुणनखंड में तोड़े तो ये जो है पॉसिबल नहीं है कि वो टूट जाए, ठीक है। तब हमको क्या करना है, पूरे जो डेटा है उसको हम लोग x के इक्वल में लिख लेंगे। x बराबर √3 प्लस √3 प्लस √3 डेश इंफिनिटी, x के फॉर्म में हम लोग ले लिए। अब क्या करना है, हमको x की स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और जब भी आपको पता होगा कि किसी रूट के स्क्वायर होता है तो रूट जो है कैंसिल हो जाता है, हट जाता है, तो सामने वाला रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बस बचेगा। पीछे में बचा है आपका √3 प्लस √3, ये डेश इंफिनिटी तक गया है, ये हो गया। अब ये डेटा मिलने के बाद हमको क्या करना है, ये जो टर्म है रूट से लेके इंफिनिटी तक, 3 तो हमको मिल गया, x² = 3, और जो √3 प्लस √3 डेश इंफिनिटी तक गया उसको हम लोग x ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 3 प्लस x, इस पूरे की जगह में हमको x ले लिए, ठीक है। अब इसको जो है पक्षांतर कर देते हैं, x² -3 - x = 0, यही हो जाएगा जब माइनस करेंगे। इसको जो है जमा लेते हैं चराचर के रूप में, जो है समीकरण के रूप में, x² - x -3 = 0। ये हमारे पास एक डेटा निकल के आ गई है। अब हमको यहाँ पे धराचार्य का फार्मूला लगाना पड़ता है। धराचार्य का फार्मूला आप लोग जो है 9th-10th में पढ़े होंगे। क्या होता है धराचार्य का फार्मूला, -b प्लस माइनस √b² - 4ac / 2। ये क्या होता है, धराचार्य का फार्मूला होता है। उसी वैल्यू में हमको पुट करना है। यहाँ पे a क्या निकल के आ गई, x के सामने में कुछ नहीं, यानी कि a का जो है आपका क्या है, a की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है। b की वैल्यू यहाँ पे -1 हो जाएगी, c की वैल्यू -3, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं a की वैल्यू 1, b की वैल्यू जो है -1 और c की वैल्यू जो है -3। अब धराचार्य के फार्मूला इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट करने पे क्या हो जाएगा, यहीं पे पुट कर देते हैं, -b, तो एक माइनस और -1 का जो है दिया हुआ है, -b दिया है तो माइनस फार्मूले के हिसाब से एक माइनस लिख दिए, और b की वैल्यू क्या है, -1 है, प्लस माइनस ये वाला √b²।
अब b स्क्वायर यानी -1 का हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 है और c की वैल्यू जो है -3 है इंटू -3, ये हो गया डिवाइडेड बाई 2। हम लोग क्या किया सिंपली उसको पुट कर देंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस अंदर में गुणा यानी 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या बचा -1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, -4 गुणा 3 है यानी कि 12 हो जाएगा, -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सीधा यहाँ पे 12 लिख देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया 12 आ गया डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1 प्लस माइनस क्या हो गया 13/2, ये हमारे पास निकल के आ गई एक डेटा। अब हम लोग क्या करते थे, हमारे पास दो डेटा निकलती थी, पहले क्रमागत गुणनखंड में तोड़ते थे तो ठीक है, इसको हम लोग क्रमागत गुणनखंड में तोड़ देते थे सिंपल क्वेश्चन में। यहाँ पे भी दो डेटा निकलेगी क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दिया है, आपको एक बार प्लस में लेना है एक बार माइनस में लेना है उसी डेटा को, तो यहाँ पे हम लोग पहले प्लस में ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 13/2। अब यहीं पे थोड़ा सा स्किप करते हैं क्योंकि रूट निकालना भी आपको थोड़ा यहीं पे बता देता हूँ, सिंपल क्वेश्चन में पूछा भी जाता है रूट 13, रूट 14, रूट 15 या कितना भी डेटा रहे उसका रूट आपको कैसे निकालना है, रूट निकालना थोड़ा सीख लेते हैं, यहीं पे स्किप कर देते हैं इसको। ठीक है, रूट 13 का ध्यान से समझिए क्योंकि सिंपल क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है कि रूट 14 का निकालिए, रूट 16 आया तो आपको पता चल जाएगा पहाड़े में 4 का वर्ग होता है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे डेटा आ गया जिसका वर्ग हमको नहीं पता कितना होता है, तो उसको कैसे निकालते हैं। सपोज यहाँ पे 13 का हमको निकालना है तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा वर्ग देखते हैं जिसका वर्ग जो इससे ज्यादा ना हो। अब देखो 13 के नजदीक कौन कौन सा वर्ग होता है, एक तो 3 3 9 होता है और एक 4 4 16 होता है, लेकिन 16 इससे ज्यादा हो रहा है, तो हमको उससे कम वाला वर्ग जितना भी आपको पता होगा निकटतम कम वाला वर्ग वो आपको लेना है। जैसे 3 3 9, इससे छोटा डेटा ले लिया हम लोग। ठीक है, अब इस 3 जो हम लोग गुणा किए ये भागफल हो गया, उसका आंसर है उसको यहाँ लिख दिए। इस 3 का जो है पुनरावृत्ति कर देना है, आपको रिपीट करना रहता है वर्गमूल निकालने के लिए। 13 में से 9 गया, कितना बचा आपके पास 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको जोड़ दिए, जोड़ देना है 6 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, अब पॉइंट में आएगा हमको पता चल गया है 3 3 9 4 4 16 होता है, यानी दोनों के बीच में ही आएगा, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा। हमको पॉइंट में लेने के लिए 2 जीरो ले लेते हैं, पेयर के रूप में आपको जीरो लेना है कभी भी, क्योंकि हम लोग वहां पर वर्गमूल निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऐसा संख्या से गुणा करना है जो यहाँ पे 400 से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो मान लीजिए 6 7 से करते हैं, 66 छक्के, जितना बार आप जिस संख्या से गुणा करेंगे उतनी बार आपको गुणा देना रहता है। जैसे यहाँ पे 66 छक्के करके देख लेते हैं कितना आता है, 6 छक्के 36 के 6 हासिल है 3, 36 18 19 20 21 216 आ रहा है। ठीक है, यानी कि कम डेटा हो गया, तो आपको जो है बढ़ा के देखना है जितना। जैसे यहाँ पे 7 करूं तो 7 से ही गुणा करना पड़ेगा, 67 गुणा 7 करेंगे तो ये 67 हो जाएगा। 7 7 49 की 9 हासिल है 4, 7 6 42 43 44 45 46, कितना हो गया 469। ये ज्यादा हो जा रहा है, इतना 469 हो जा रहा है यदि हम 7 ले रहे हैं, यानी कि हमको 6 ही लेना है, 3.6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कितना डेटा आ गया आपके पास 216। ठीक है, अब यहाँ पे आगे नहीं निकालना है, हमको एक डिजिट पता चल गया, कितना आ रहा है 3.6 आ रहा है रूट 13 की वैल्यू। ठीक है, उसी को यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे समझ गए कि रूट कितना भी फॉर्म क्यों ना दिया रहे, कोई भी संख्या क्यों ना दिया रहे, जिसका आपको वर्गमूल नहीं पता है उसको इसी टाइप से निकाला जाता है। यदि यहाँ पे रूट 15 का भी पूछा गया था एक बार, रूट 15, तो इसी तरीके से आपको नियरेस्ट देख लेना है, 3 से ही जाएगा वो भी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इसका वैल्यू जो आया है रूट 13 का यहाँ पे पुट करते हैं, वापस क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, हम लोग पहले पॉजिटिव ले रहे थे, 1 प्लस रूट 13 यानी 1 प्लस रूट 13 कितना गया 3.6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि क्या हो जाएगा 3 और 1 4.6/2। इसको हम लोग कटाएं, क्या हो जाएगा 2 दूनी 2.3, ये आपका पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, पॉजिटिव लेने पे धराचार्य के फार्मूला में हम लोग ये प्लस साइन लेने पे 2.3 आ गया। अब हमको एक बार निगेटिव लेके देखना है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस डायरेक्ट रूट 13 का वैल्यू क्या है 3.6 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2.6 हो जाएगा। यदि हम दो से इसको कटाते हैं क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 1.3, ये आंसर आ रहा है। हमको क्या लेना था, पॉजिटिव दिया हुआ है, क्रमागत गुणनखंड के रूप में हम लोग यदि तोड़ते हैं तो क्या होता है, जो पॉजिटिव वैल्यू होती है
तो बड़ी संख्या को लेते हैं, यानी 2.3 आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, √3 प्लस √3 प्लस √3 यदि इंफिनिटी तक गया है उसका आंसर क्या हो जाएगा 2.3। यदि क्रमागत गुणनखंड में नहीं टूटती है तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब आपके पास कोई भी डेटा रहे आप इसी मेथड से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि क्रमागत गुणनखंड के रूप में तोड़ने वाला जो है अंक दिया गया तो और बहुत सिंपल है, देखते ही बन जाएगा। यदि क्रमागत गुणनखंड में जो है नहीं टूटी तब की केस में आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा धाराचार्य का फार्मूला लगाकर। ठीक है, पूरे टर्म को आपको x के बराबर ले लेना है, फिर x स्क्वायर कर देना है, पक्षांतर कर देना है, फिर डायरेक्ट जो है ABC की वैल्यू आएगी, धाराचार्य का फार्मूला लगाना है और आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब अगला जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस और देखते हैं दोस्तों जो रूट से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये व्यापक में पूछा गया क्वेश्चंस है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, और ये पॉइंट में दिया हुआ है रूट और स्क्वायर पॉइंट वाले जो दशमलव वाली संख्या है उसका कैसे निकालते हैं। ये जो है तो सिंपल है, बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व होता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है तो आपको पीछे से सॉल्व करते जाना है। जैसे हमको पता है 49 का कितना होता है, वर्गमूल 7 होता है। अब 7 और 29 को आपको जोड़ देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक स्टेप में सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे क्या हो गया 49 का 7 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट यहाँ पे क्या बचा हुआ है 29 प्लस। ठीक है, हम लोग सिर्फ लास्ट वाले को सॉल्व किए, उसके बाद क्या बचा है 29 के पहले 19 है। ठीक है, फिर 11 है, ये इसके ऊपर से गया और ये 5। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब 29 और 7 को आपको जोड़ देना है। 29 और 7 कितना होता है 36 हो जाएगा। 36 का फिर यहाँ पे 6 निकल जाएगा। 6 और 19 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25। 25 का फिर वर्गमूल निकालेंगे, पूरे इतने का तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और 11 5 कितना हो जाता है 16 होता है। ठीक है, 16 का जब रूट हम लोग निकालेंगे क्या हो जाएगा 4 बच जाएगा, यानी कि अंडर रूट में फाइनल में क्या बच गया √5 + 4 हो जाएगा। तो उसको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो √9 हो जाएगा, और √9 3 का वर्ग होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं, इसका आंसर 3 हो जाएगा। लास्ट वाली जो दिया हुआ है अंक उसको हमको वर्गमूल निकालते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट वाले का जो है वर्गमूल और घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पॉइंट वाली संख्या का यानी दशमलव वाली संख्या का रूट निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए जो दशमलव की बाद की संख्या जितनी भी होती है वो क्या हो जाती है आधी हो जाती है। जैसे 2 है तो 1 हो जाएगा, 4 है तो 2 हो जाएगा, 6 है तो 3 हो जाएगा। वहीं यदि घनमूल की बात करें, जहाँ पे घात 3 है, घनमूल निकालना है तो उसकी संख्या 1/3 हो जाती है। कैसे हो जाती है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में सपोज ऐसा आ गया सिंप्लीफिकेशन में कि इसका आपको जो है वर्ग फाइंड आउट कीजिए। दशमलव संख्या आपके पास दिया है 0.81, तो हमको पता है 81 जो है किसका वर्गमूल होता है 9 का होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने बोली थी दशमलव के बाद संख्या वर्गमूल यदि हम निकालते हैं तो संख्या जो है आधी हो जाती है, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ एक संख्या रहेगी। अब हमको पता चल गया 81 किसका होता है 9 का, यानी कि 0.9 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा 0.9। ठीक है, यहाँ पे आधी हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं 121 कितने डिजिट है 1 2 3 4 है, यानी आधी हो जाएगी। पॉइंट के बाद जो है 2 संख्या हमारे पास निकलेगी, 2 का पेयर 2 का पेयर बना लेना है। घनमूल में 3 3 का बनाना है। तो 121 का हमको पता है कितना का होता है 11 में 11 में 121, तो ये क्या हो जाएगा 0.11, क्योंकि संख्याओं की संख्या जो है डिजिट के बाद आधी हो जाती है, वर्गमूल निकालते हैं तो 0.11 ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। यदि इस टाइप का क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 पेयर बन रहा है, यानी कि 3 डिजिट निकलेगा। 6 डिजिट है उसका आधा 3 डिजिट रहेगा पॉइंट के बाद, तो 441 कितना होता है 21 का होता है। अब हम लोग 21 पहले लिख लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये तो 2 ही डिजिट हो रहा है, तो हमको क्या करना है 1 0 यहाँ पे लगा देना है। तो 0.021 ये क्या हो जाएगा, ये दी हुई संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, घनमूल निकालना है, 3 लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था। ये जो है वर्गमूल के क्वेश्चन थे, यहाँ पे घात 3 कर दिया है वर्गमूल का, यानी कि ये जो है घनमूल की संख्या है यहाँ पे 1/3 हो जाती है, यानी 1 तिहाई 3 3 का पेयर बनेगा। यदि 3 डिजिट दिया हुआ है उसका 1 बनेगा, 6 डिजिट है उसका 2 डिजिट आएगा आंसर, ठीक है, 9 डिजिट है तो 3 डिजिट आएगा। इस टाइप से जो है ये बनता है। जब देखो ये किसका घन होता है, यहाँ पे वर्ग था इसलिए वर्ग निकाल रहे थे। 27 किसका जो है घन होता है, 3 3 9 3 27, ठीक है, 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 का क्या होता है घन होता है 27। अब हमने बोला था कि पॉइंट के बाद 1/3 हो जाती है घनमूल में,
ठीक है। 3 का जो है 1 निकलेगा यानी 0.3, ये आपका जो है दी हुई संख्या का घनमूल निकलेगा। यहाँ पे देखिए घनमूल निकालना है, 3 का पेयर बना लो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। 216 किसका होता है घनमूल? 6 छक्के 36 और 36 छक्के 216, यानी ये जो है 6 का हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा? 6 तो निकल गया लेकिन 1 डिजिट हो गया 216 का, और 0 का 1 डिजिट यहाँ पे और निकाल लेंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे पहले वर्गमूल दे दिया है, ऊपर में घनमूल दे दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? तो सबसे पहले हमको नीचे का जो रूट दिया है, वर्गमूल दिया है, उसको सॉल्व कर, पीछे वाले को सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 डिजिट। यहाँ पे देख ले, सॉरी यहाँ पे वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 डिजिट देखेंगे, ठीक है। ने पॉइंट के बाद 3 डिजिट आपका बचेगा। अब हमका 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8 8 64, 8 का वर्गमूल होता है 64, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसको आगे हम लोग यदि यहाँ पे सॉल्व करते हैं 3 और ये वाले रूट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वर्गमूल को, तो 3 डिजिट बटेगा। ये किसका होता है? 8 का होता है, यानी 0.8 पहले लिख लिए, ठीक है। लेकिन ये 6 डिजिट है, होगी 3 डिजिट, इसकी आधा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 डिजिट होना चाहिए पॉइंट के बाद, तो 2 जीरो लगा दिए, ठीक है। 0.008 इस वर्गमूल का निकला है। अब हमको इसका घन निकालना है। 8 किसका घन होता है? 2 का, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये क्या होता है? 8 का घन होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं? घन में जो है 1/3 होता है, यानी 3 का पेयर बनता है, ठीक है। तो इसके यदि हम घन निकालेंगे, 8 किसका हो गया? 2 का हो गया। पॉइंट के बाद जो है 1 डिजिट निकलेगा, 1/3 हो जाती है इसलिए, तो 0.2 इस पूरे का जो है आंसर निकल के आपके आ गया, क्या हो गया? 0.2। तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और सिंप्लीफिकेशन में बहुत टेस्ट के क्वेश्चन रहते हैं, उसको अगले पार्ट में देखेंगे। और यदि आप सीजीएल पीएससी की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आप बेसिक से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो भले मेरी वीडियो लंबी बनती है, आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।